चलो देखो, एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर जो कि चैप्टर 9 है, इस चैप्टर का हमें पहला टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हो अगर आपके पास बुक है। क्या है पहला टॉपिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एनसीईआरटी देखना तो सिखाए ना आपको। जैसे टॉपिक देखना है 9.1, ये 9 आपको क्या बताता है? चैप्टर नंबर है ना, किस नंबर पर है, और ये बताता है उसका टॉपिक। मान लेते हैं ऐसे लिखा हो 9.3.5, दैट मीन्स 9 चैप्टर, थर्ड टॉपिक, सब टॉपिक। तो 9.1 टॉपिक देखो, सबसे पहला टॉपिक यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिफोर नोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें थोड़ा सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जान लेना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज थोड़ा सा। अच्छा, केमिकल चेंज का दूसरा नाम, केमिकल चेंज का दूसरा नाम किसको पता है? पता होगा, पता है, बताओ। केमिकल रिएक्शन। अच्छा, फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ बताओ, व्हाट विल हैपन इन द फिजिकल चेंज? सर इसमें मतलब टेम्परेरी चेंज होता है। टेम्परेरी चेंज हो जाता है, या फिर कह सकते हो जो इनिशियल सब्सटेंस था, जो इनिशियल मैटर था, इनिशियल मैटर में कोई चेंज नहीं आया, जब उसके साथ हमने क्या किया, कोई चेंज लाया, बट दैट रिमेन सेम, रिमेन सेम। जैसे कि एग्जांपल दो, हमने अभी हमारे पास है चौक और सारी खाने को, ये चौक थी, चौक है, हमने चौक तोड़ दिया, तो देखो चौक 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 ही हुई। तो हाँ, कुछ नया बना क्या? चौक थी, चौक है, चौक रहेगी। दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। लेकिन अभी इसी चौक को हम किसमें मिला दें? पानी में, तो क्या ये चौक वापस मिलेगी? मुश्किल है। कुछ पार्टिकल यहाँ वहाँ डिस्प्लेस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब कुछ हो जाएगा, कुछ नया बन जाएगा, तो आप क्या कहते हो? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, उसे हम लोग कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी वही कहलाता है। केमिकल रिएक्शन देखना समझना थोड़ा सा। अच्छा, ये 10th का फाउंडेशन है, ये टॉपिक 10th का फाउंडेशन है। और जो हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको जानने के लिए आप एक चीज जान लो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, चैप्टर का नाम देखो आप लोग क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? और हम लोग पीछे बात भी कर चुके हैं कि जो मैटर है कई सारे एटम से मिलकर बना है, तो एटम के पीछे बॉन्डिंग हो रही होगी। बिना बॉन्डिंग तो जुड़ेगा नहीं, है ना? या कुछ अलग अलग एटम्स आपस में मिलके एक नया एटम बना रहे हैं, नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो बन कैसे रहे, है ना? तो पहले तो चेंज जान लो कि नया जब बनेगा तभी आपका क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज हुआ तो कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, इसकी भी डेफिनेशन है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन, ओल्ड भूल गए ना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड का टूट जाना और नए बॉन्ड का बन जाना कहलाता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। या इसकी और एक डेफिनेशन में अगर लिखें हम लोग, तो उसमें आ जाएगा कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विथ new properties formed during a change, properties formed during a change, किसी चेंज के दौरान एक नई प्रॉपर्टी बन गई। जैसे आप लोग का खाना है, तो जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर उसे फ्रिज में नहीं रखते, केवल गर्मी में रख देते हैं, तो खाना खट्टा हो जाता है। यस, ऐसा हुआ, दाल खराब हो जाती है। उस केस में क्या हुआ, आपका खाना ऑक्सीडाइज हो गया, उसका रिएक्शन हो गया, उसमें कुछ नया बन गया जो कि आपके लिए पॉइजनस है, बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं खाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, कुछ नया बन जाता है। ठीक है, जब भी कुछ नया बनेगा पुराने से, उसके पास नई प्रॉपर्टी, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल। और वही उसके पास है, अगर उसके मैटर के स्टेट में नहीं बदला हुआ या मैटर सेम है, बस तुम्हें दिख रहा है कि अलग हुआ है अलग नहीं, उसे कहेंगे हम लोग फिजिकल चेंज।
लेकिन हमें फिजिकल चेंज से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी किस बात की है? केमिकल चेंज, जहाँ पे कुछ नया बन रहा है। अब नया बन रहा है तो कैसे बन रहा होगा उसकी डिफिनीशन यहाँ दी हुई है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और आपको हमने बताया कि जो बॉन्ड टूटेगा नया बनेगा तो बॉन्ड कितने टाइप का होगा? तो बॉन्ड होते हैं आपके 2 टाइप के, नाम बताओ। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड 2 टाइप से होंगे, आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही सारे आइटम जुड़े हुए हैं। अब जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, द लॉज ऑफ केमिकली। जब कोई भी सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉ लगेंगे कि नहीं? तो इसके अंदर आपको पहला जो लॉ पढ़ना है, इसके अंदर ये बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर पहला लॉ आपको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये सबसे बड़ा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, और इस लॉ को दिया किसने है? गिवन बाई और इसका नाम एंटोइन लेवेसियर। एंटोइन लेवेसियर, स्पेलिंग बताओ लेवेसियर की। LAVUISIR। ईयर कोई देख के बता सकता है क्या? 1789 द फर्स्ट लॉ। अच्छा, इसी लॉ को देने की वजह से ये फंडामेंटल लॉ बन गया केमिस्ट्री का, पहला लॉ हो गया, बेसिक लॉ हो गया। इसकी वजह से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटोइन लेवेसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और एक बहुत बेसिक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, आपको समझ में आ जाएगा। चला जाए, ये बेसिक समझ में आ। अब इसमें देखो कई वर्ड लिखे हैं, टॉपिक में देखो क्या है लिखा। There are so many words written। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के पीछे का रीजन है वही समझाएंगे, चलो अच्छा नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है लॉ। लॉ एक नियम होता है। अच्छा, लॉ किसको कहते हैं मालूम है? सबको लॉ नहीं कहते। लॉ एक ऐसा नियम होता है, कुछ थ्योरी हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, पोस्टुलेट हो जाते हैं। लॉ उसको कहते हैं जो हर एक के लिए फॉलो हो रहा है, सेम हो सबके लिए, बदले ना, उसे लॉ कहते हैं। कानून है ना, नियम। लॉ ऑफ का मतलब हम नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हें नहीं जानना। कंजर्वेशन ऑफ मास, 2 वर्ड लिखा है, मास एक कंजर्वेशन। तो क्या कंजर्वेशन को जानते हैं आप? बताओ सर, हमें अगली जनरेशन के लिए किसी चीज को करना। हाँ, अगली जनरेशन के लिए किसी चीज को। अच्छा, अगर कुछ ऐसा सेटअप हो हमारा कि जैसे हमने पूछा क्वेश्चन है, बच्चा खड़ा हो रहा है, बच्चे की फोटो आ जाए, अच्छा नहीं लगेगा आप लोग? आप अच्छा कंफर्टेबल हो नहीं होने जब बच्चे बोलने लगे तो रिएक्शन और आंसर भी आ जाए तो फिर इससे ऑडियंस और अट्रैक्ट होती है ना। आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं? अगर किसी को कभी भी मान लो, अभी तो नहीं, अभी तो हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड करेंगे। इन फ्यूचर अगर जैसे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो हम जरूर बुलाएंगे आप लोगों को, विद ड्यू परमिशन आपसे ले लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तब आपको हम स्क्रीन पे भी ला लेंगे, ठीक है? और नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे डिनाई कर सकते हो। यू कैन डिनाई, यू हैव पावर। हम पूछ लेंगे। मान लो किसी दिन गलती से भूल जाए, ना पूछे, तब भी तुम वीडियो में आ जाओ और तुम्हारी पोस्ट हो जाए, उसके बाद तुम्हें बैकलैश मिलने में कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपको घर में डांट पड़े, तो हम आज ही पूछ ले रहे हैं। अब ध्यान रखना इस बात का, ठीक ना? चलो, हाँ, क्या बताया था तुम? कंजर्वेशन का बताओ। ये बहुत कॉमन अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब बताओ। जिसको ये समझ में आ गया उसका टॉपिक क्लियर। बाकी आप लोगों को पढ़ने का तरीका सिखाएं शायद। कैसे सिखाएं तो बताओ। पढ़ने का एक तरीका बताएं, ऑलमोस्ट सबको बताएं। मतलब कि सर चिल हो पढ़ाई। हाँ, चिल होकर पढ़ाई करते हैं, गुड। रिलैक्स मोड में पढ़ाई होनी चाहिए। ये तो हो गया। और जैसे कोई टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, ये तो पढ़ाई करनी है। अब किसी टॉपिक को पढ़ना कैसे है आप लोग को पता है? बताओ। हम जरूर बताए हैं, और हम बताएंगे तो आज बता देंगे। चलो हम आज बताते हैं, याद आ जाएगा, अभी हमारे बताते हैं। अब जैसे ये था, एक सिंपल से टेस्ट हुआ हमारा, ऑलमोस्ट सब फेल हो गए ना। जैसे भी हम एक हिंट देंगे सबको याद आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन नहीं करता, मतलब ब्रेनिंग नहीं करता, काम ही नहीं करता। तुम क्लास को अटेंटिव होकर ध्यान नहीं देते हो। मैटर ये नहीं करता तुम्हें कितनी चीजें आती है, मैटर ये करता है क्लास की बातें कितनी याद होती है। हमारे क्लास में जल्दी रहे, हमने शायद एक दिन बोला था आप लोग से, कोई नहीं पास होता। अभी एक टेस्ट हुआ, सब फेल हो गए, नहीं बता पाए, फेल हो गए। अब तुम्हें जाए लिख के दे दें हम,
मतलब वो क्वेश्चन दे दें, किसी को क्वेश्चन करके दे देंगे कि बताओ क्या था है, कोई भी टॉपिक है अगर वो पढ़ लिए तो टॉपिक क्या है, व्हाट द टॉपिक मीन। हो सकता है ना बताएं हम, ऐसा बिल्कुल हम डिनाई नहीं करेंगे, हो सकता है ना बताएं हम, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और हम बताएं ना। व्हाट द टॉपिक इज, व्हाट द टॉपिक मतलब टॉपिक पे ही सबसे पहले एक क्वेश्चन लगा दो, व्हाट टॉपिक क्या है। अगर समझ में आ गया तो मान के चलो 50% वो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस अब आपको केवल पढ़ना है, रीड करना बचा रह जाएगा, ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। नहीं बताया कभी ऐसा? ये वाला नहीं बताया था। हो सकता है कहीं और बताएं, हम एग्री करेंगे आप लोग को। लेकिन आज से जान लो कोई भी टॉपिक इररिस्पेक्टिव टू द सब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव टू द टॉपिक, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, साइंस सब में काम करेगा, लेकिन साइंस में थोड़ा ज्यादा करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक है XYZ कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, उस टॉपिक को समझ लो तो बिना टॉपिक पढ़े हम दावे कर सकते हैं 50% तो कहीं नहीं गया। और थोड़ी तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज अच्छी हो तो 70% 80% हो जाता है। ऐसे में फास्ट लर्न होता है, ऐसे में कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं। जैसे कुछ सुना होगा तो पढ़ के नहीं आया, लेकिन मुझे आंसर आता है। क्यों आता है? क्योंकि मुझे टॉपिक पता है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक है, मेरा कॉमन सेंस थोड़ा काम करता है। ठीक है, तो वो सब ध्यान रखेंगे। टॉपिक क्या है यही समझ रहे हैं हम लोग। तो टॉपिक में 3 ही वर्ड है जो कि काम के हमारे लॉ है, कंजर्वेशन है, मास है, वही 3। अब तीनों को समझ लो। अब तीनों में से आपको एक तो पता ही है, एक क्या 2 पता है, लॉ पता है, मास पता है, कंजर्वेशन भी पता है, बट जिस तरीके से पता होना चाहिए वैसे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हम वो बताने चल रहे हैं, सेव करना गुड। और हाँ बताओ बताओ, जैसे कंजर वर्ड से क्या समझते हो? बचाना। ठीक है, सही है। अब इसी पे थोड़ा सा एक वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, इनिशियल बराबर हो जाए आपका फाइनल। इसे कंजर कहते हैं ना। जो तुम्हारे पास आज है यही आगे आगे मिल जाए किसी को, तो हम लोग कंजर कहेंगे। किसी को कहते हो ना तुम। एकदम सिंपल सा लॉ यही है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल चेंज में, है ना, केमिकली कंबाइन होता है कोई सब्सटेंस, तो किसी भी केमिकल चेंज में जो मास था पहले, वो चेंज होने के बाद भी अगर मास सेम रहेगा तो वो कंजर्व कहलाएगा। कहीं भी कंजर्वेशन आपने ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा होगा, है ना। हमें डाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, फ्यूल को बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ऐसा होता है कि नहीं? नीचे से उठा लो, डूब जाए। तो हम कंजर्व करने के पीछे आते हैं, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाए ना। उसमें हो क्या रहा है, उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाओ, कोर में जाओ, तो क्या हो रहा है? जो चीज़ें हैं आपके पास वो बची रहें। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं आप लोग को। मान लेते हैं आपको हम 100 रुपये दिए, ये मत कहना सब दिए, दे दिए, और हम कह रहे हैं दिन भर घूमो टहलो, शाम को तुम, अब हमें दिन भर से मतलब नहीं है क्या किया तुम, शाम को अगर तुम हमारे पास 100 रुपये लेके वापस आ गए तो हम तो यही कहेंगे ना कि तुम्हारा पैसा बचा हुआ है, जो था वो कंजर्व है। ड्यूरिंग द क्या कहते हैं वो टाइम पीरियड आपने क्या किया डजंट मैटर, तो बस इसी कंजर्वेशन कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हो रही, हमने दिया 50 ग्राम कोई भी सब्सटेंस, और आउटपुट मतलब बाद में प्रोडक्ट उसे कहते हैं। रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तरफ एरो लगाते हैं हम लोग, मतलब जैसे R है रिएक्टेंट, एरो प्रोडक्ट। जो बना, जो न्यू बनाना उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जो आपने दिया था वो क्या हो गया? रिएक्टेंट। अब बीच में चाहे आप उसे पूरा खर्चा कर डाले, लेकिन आपको लगा घर पे जाके डांट पड़ेगी, तो तुम थोड़ी सी मेहनत कर लिए, किसी के यहाँ कुछ मजदूरी टाइप में कर लिया ना, बस कहीं से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए, उसके बाद वापस से 100 रुपये ला के दिखा दिए, हम तो ही मानेंगे तुम्हें आता है, तुम्हें आता है क्या? तुमने अपना पैसा बचा लिया। बीच में क्या हुआ? तुमने खर्चा किया, फिर लगा तुम्हारा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है किसी से पैसा खो जाए, हम लोग अपने जेब से निकाल के दे देते हैं, है ना, 2 रुपये 5 रुपये ऐसा करके खो जाता है कभी कभी, पता नहीं आप लोग समझ रहे। तुम उस केस में आप कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हो? कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहे हो। अब कंजर्वेशन ऑफ क्या कर रहे हो? मनी। अगर मनी को बचा रहे हो, अगर एनर्जी बचा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जितना खाना खाया था, हम सोच रहे हैं थके ना, थोड़ा बचाया रहे, क्योंकि हमें पढ़ाना है, तो हम बोलेंगे नहीं ना, हम चुपचाप ऐसे खड़े रहेंगे, ज़्यादा देर एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी बचा रहे हैं बाद के लिए, या कभी भी यूज करने के लिए। जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी वापस हमको मिल जाएगी, दूसरे हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हमको एनर्जी वगैरह नहीं देखना, हमको देखना क्या?
मास, क्योंकि फिजिक्स भी हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो बस इसीलिए हम कंजर्वेशन को बहुत डिटेल में बता दिए। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ भी अगर प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल सेम है, इक्वल है, तो हम उसे कहेंगे कंजर्व, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, बोलो। अब वही अंग्रेजी में लिखने के बाद समझो, समझाया आपको, मिटाने वाला। देखो आपके एनसीईआरटी में कुछ दिया होगा, जो दिया है वही पढ़ लेते हैं ना। एक्टिविटी के बारे में बताया, छोड़ो। टोटल मास रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। बिफोर का मतलब इनिशियल, और आफ्टर का मतलब बोलते हैं हाँ, प्रोडक्ट, फाइनल। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सिर्फ सेंटेंसेस को लिखते हैं लोग, ठीक है। पहला हो जाएगा ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, मास रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ, आई लगा देते हैं, जैसे इसके आगे आई लगा दें, इसका मतलब है दैट इज, आई का मतलब दैट इज, इसका मतलब ये दैट इज। बाकी अंग्रेजी में कुछ और होता है, फुल फॉर्म आपको कभी जानना हो तो बता देंगे, ठीक है। इड करके होता है, इड कुछ है, आईडी रहता है और फिर ईजेड है या कुछ है ऐसे, जिसका लैटिन या ग्रीक में कुछ ऐसा है जिससे मतलब होता है। बाकी आप लोग को फिर रिवाइज करके हम बता देंगे, है ना, ठीक है। तो दैट इज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, न बनाया जा सकता है, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक मैटर से दूसरे मैटर में, लेकिन मैटर होता है। ये चॉक दिख रही है आपको, इस चॉक को अभी हम पानी में डिप करें तो पानी तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मान लेते हैं चॉक का भी कुछ मास होगा, कितना होगा, अच्छा। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है, ईंट वगैरह को थोड़ा सा तरी करना, पानी देना, ईंट का भी वजन लगभग कितना होगा, 2 किलो। और जब उसे हम तरी करते हैं, पानी देते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है कि नहीं, थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लेते हैं 100 ग्राम और नहीं, 100 ग्राम ज़्यादा जाएगा, 50 ग्राम और बढ़ गया। तो आपने 100 ग्राम क्या, अगर 200 ग्राम आप 2 किलो ना, 2 kg आपका क्या था, ईंट ब्रिक, और 50 ग्राम आपका पानी ऐड हो गया, 50 ग्राम आपका क्या हो गया, अब टोटल मास कितना हो गया होगा, 2 किलो 2 kg 50 ग्राम टोटल हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये तो कह रहा है, जितना आपने पूरे सब्सटेंस या केमिकल मतलब चेंज को आपने मास दिया, उतना ही मास आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा। सिंपल सा है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखें ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं ना। आपकी बुक में कोई रिएक्शन दिया है, लेट अस चेक। हाँ दिया, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है केमिकल फार्मूला, ये सब नेम जो दिए हैं, इन सब का क्या फार्मूला बनता है, सब आ जाएगा। आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट कर लेंगे, एक्सपर्ट। सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया, H2 प्लस O2 गिव्स H2, H2 प्लस O2 गिव्स। अगर हम 20 ग्राम H2 दे रहे हैं और 20 ग्राम ही हम O2 दे रहे हैं, तो कितने ग्राम आपको H2 मिलेगा, 40 ग्राम आपको। यही तो होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कह रहा है कि जितना मास रहेगा उतना मास। इसमें थोड़ा सा ग्लिच भी है, ग्लिच मतलब थोड़ा सा लूप भी है, थोड़ी सी कमजोर भी है, वो आपको हम किसी और दिन किसी रैंडम डे ऐसे बता देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक कॉमन मास लॉ है,
जो कि हर जगह फॉलो होता है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं होता है, लेकिन वो भी सही है, जहाँ पे नहीं होता वहाँ भी सही होता है। तो हो सकता है लगे कि कहीं नहीं होता, पहले तुम पढ़ो फिर हम बताएंगे। आओ आगे देखते हैं कोई दूसरा, अब लॉ दूसरा देखते हैं ना। कंजर्वेशन मास समझ में आया? इसके बाद वाले लॉ का नाम है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लेट्स डिस्कस अबाउट लॉ। अच्छा, आप लोगों की क्लास में दो ही लॉ दिए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसका दूसरा नाम भी होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ डेफिनेट या फिर फिक्स्ड प्रपोर्शन। बातें कर रहे हो आप लोग ना, अच्छा लगता है, लेकिन रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है बैकग्राउंड वाइज। अब बताओ टॉपिक फिर से देख लो। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो बस हमें स्टेटमेंट लिखना रहेगा शायद, और तुम्हें आ जाएगा। बताओ इसमें आ रहा है कि नहीं? हाँ बताओ कितने बार लिखे हैं? लॉ लिखा है आप, हाँ बताओ। चाहे कांस्टेंट लिखे, चाहे इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेट या फिर तीनों लगभग सेम सिनोनिम जैसे हैं क्या? Yes, sir. जल्दी बताओ। सर इसका मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो एक डेफिनेट अमाउंट में होना चाहिए। जैसे H2O हो गया तो उसमें हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन तो H2O अमाउंट। अगर हम इसमें प्रोपोर्शन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये शायद वो वाटर का फॉर्म नहीं बन पाएगा। प्रपोर्शन का मतलब, तो आपने कांस्टेंट तो बता दिया कि फिक्स है, डेफिनेट है। प्रपोर्शन का मतलब अब आप यही कहना चाह रहे हो क्या? अमाउंट। यस सर। चलो अमाउंट होता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, आपने एग्जांपल ही ले लिया H2O का, हम दूसरा पड़ोस में बताएंगे CO2 का भी। अब देखो आप H2O जो बन रहा है आपका, तो कितने एटम हाइड्रोजन चाहिए तुमको? ऑक्सीजन चाहिए 1। अगर तुम हाइड्रोजन का मास देखो तो कितना मास है भाई? 1 into 2। यस सर। 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम या 2 यूनिट हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना? 1। अब मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल रहा है मास का, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है? 2:16। जिसको सिंपलीफाई करोगे 1:8। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कह रहा है कि आपके किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। प्रपोर्शन का मतलब रेशियो होता है, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो भी होता है। बस इतना कह रहा है कि द मास ऑफ द एलिमेंट्स which are involved in the chemical compound are always in a fixed proportion, fixed ratio by their weight, mass जो बोलते हैं। जिनका मास होगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। अब यही H2O, चाहे तुम नल के पानी का ले लो, नल का ले लो, चाहे तुम समुद्र से उठा लो पानी, नाले का भी उठा लो, रेन वाटर ले लो, anywhere if you are getting the water H2O, then the masses of the hydrogen and oxygen ratio will be same। अगर ये सेम नहीं है तो आपका वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन H2O तो नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. इसी से हम चेक कर सकते हैं प्योरिटी। चलो अब CO2 का आप लोग बताओ किस रेशियो में मिक्स हो रहा है? मिक्स नहीं, केमिकली कंबाइंड। तो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 के 2, 16 तो नहीं 32। अब यू नो 4 3 जा 4 8 जा, दैट मीन्स द मास ऑफ कार्बन and oxygen are in the 3:8 ratio। और चाहे जहाँ का CO2, चाहे ये CO2 जो हमने निकाला ना, अच्छा पता है कि नहीं? O2 लिया हमने, ये CO2 गया, ये CO2 निकल रहा है या फिर और कहाँ CO2 निकलता है जो आप आग लगा के बुझा देते हो? From wherever you are getting the CO2, the ratio of the masses of the carbon and oxygen will be 3:8। This statement, this is the law of constant proportion which is given by Joseph Proust। सर जिसको किसने दिया? जोसेफ सर प्राउस्ट। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 होगा ना? हाँ बैठो। अब देखो आपको यही थोड़ा सा जानते रहना है कि जो हमारा वाटर का कंपाउंड, केमिकली कंपाउंड होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो H2O ही होता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब बाद में देखेंगे। जैसे H2O जो हमको नेचर में मिल रहा है उसका फॉर्मूला ही है H2O, याद रख लो। ये कोई ऐसा नहीं है कि H2O2 मिला के
बन रहा है हमारा H2O2 क्यों नहीं बन रहा है? वो बनता है लेकिन वो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक, चलो बनता रहेगा, ठीक है, बस समझो फाइनलाइज कर देना, सेंटेंस बोल देना। आपकी बुक में देखो लिखा होगा ये, हाँ, इन अदर वर्ड्स, या फिर उसे ऊपर भी लिख लो। Soon after Lavoisier, Joseph Proust proposed that in any compound formed by two or more elements, the elements combine in a fixed ratio by their mass. In other words, element in a compound have definite proportion irrespective of its source. Source कहीं से भी हो, आपको हमेशा उसका जो मास का रेशियो होगा वो सेम आएगा। These are the two laws of the chemical combination. There are some more जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बंद कर दीजिए।